हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। इस सीरीज़ में हम करंट अफेयर्स और बेसिक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी करंट में भी पकड़ बनी रहे और बेसिक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी आपसे गलत ना हो, अर्थात रिवीजन होता रहे। तो आइए आज के टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं। आज है 18 जुलाई 2020 और आज हम चट्टग्राम बंदरगाह, 15वां भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन, सुपर कैपेसिटर, होप मिशन और एक निमोनिया के लिए बना टीके के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी होंगे जिसमें इतिहास के क्वेश्चनों को आज शामिल किया गया है। यह पूरा वीडियो हिंदी में होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले करंट अफेयर्स चट्टग्राम से। चट्टग्राम बंदरगाह यह चर्चा में क्यों है? हाल ही में केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह से बांग्लादेश के चट्टग्राम बंदरगाह से होते हुए अगरतला के लिए पहली खेप भेजी, अर्थात कुछ सामानों को भेजा गया। इसमें त्रिपुरा के लिए टीएमटी स्टील बार शामिल है और असम के लिए दालें भेजी गईं। चट्टग्राम बंदरगाह पहुंचने के बाद वहां से बांग्लादेशी ट्रकों में लादकर इसे अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी तक पहुंचाया जाएगा। चट्टग्राम बंदरगाह की लोकेशन को हम देख लेते हैं। ये बांग्लादेश और इंडिया का मैप है। ये बांग्लादेश और ये चिट्टगोंग प्रांत में ही चट्टग्राम बंदरगाह है, जहां पर कलकत्ता से चिट्टगाम तक पहली खेप भेजी गई। यहां से होते हुए यह अगरतला में पहुंचेगी। अगरतला में भी अखौरा नामक चेक पोस्ट है, वहाँ पर पहुँचेगी। ये आप देख लो मैप में। यहाँ मोंगला पोर्ट है। कुछ और मुख्य बिंदु बांग्लादेश बंदरगाहों के संदर्भ में। इसी के साथ हम कुछ और महत्वपूर्ण पोर्ट के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि मोंगला, चिट्टग्राम पोर्ट तो ये है चिट्टगोंग प्रांत में, और ये है मोंगला पोर्ट कोलकाता के काफ़ी नज़दीक। और साथ ही एक जानकारी और हम जान लेते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सितवे बंदरगाह। ये है सितवे बंदरगाह की लोकेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। अगला करंट अफेयर संबंधित है 15वां भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन। हाल ही में यह चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इस डिजिटल समिट में भारत ने आगामी 5 वर्षों के लिए 2020 से 2025 के लिए रणनीतिक समझौते यूरोपीय संघ के साथ किए। यह भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन की 15वीं समिट थी। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी जान लेते हैं। इस सम्मेलन में बाटिया यानी कि बाइलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर समझौता हुआ। सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन में भी भारत और यूरोपीय संघ के बीच समझौता हुआ। साथ ही 2025 तक के लिए 5 वर्षों की रणनीति बनाई गई। अब इसी से जुड़े हुए हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम यूरोपीय यूनियन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम यूरो जोन के बारे में जानेंगे। तो आइए यूरोपीय यूनियन से शुरुआत करते हैं। यूरोपीय यूनियन 1993 में बना। वर्तमान में इसमें 28 देश हैं, जिसमें से 19 देश यूरो जो कि सिंगल करेंसी है उसको अपनाए हुए हैं। और यहाँ से जुड़ा एक हमेशा चर्चा में रहने वाला शब्द भी हम देख लेते हैं, ब्रेग्जिट मीन्स ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना। साथ ही कुछ आंकड़ों में भी नज़र डाल लेते हैं। 11% भागीदारी के साथ भारत का यूरोपीय संघ 10वां सबसे बड़ा साझेदार है और ईयू का भारत 9वां सबसे बड़ा साझेदार है। ये आप यूरोपीय यूनियन में शामिल देश जो कि 28 हैं उनके बारे में देख सकते हैं पॉज करके, या चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये यूरोजोन जो मुद्रा अपनाए हुए है यूरो को, उसके बारे में है। और ये सेंगोन एरिया है जिसमें कि 26 देश आते हैं। वास्तव में ये एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है जो यूरोप के सभी देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देता है। तो आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में
जान लेते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर सुपर कैपेसिटर से संबंधित है। अब ये चर्चा में क्यों है? वास्तव में अगर देखें तो यह एक ऊर्जा भंडारण उपकरण है नई पीढ़ी का। इसमें उच्च शक्ति घनत्व, लंबे समय तक स्थायित्व और पारंपरिक कैपेसिटर की तुलना में अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के साथ लिथियम आयन बैटरी से भी ज़्यादा लाभदायक यह सुपर कैपेसिटर बनाया गया है। इसे हाल ही में किसने बनाया, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसे ARCI ने डेवलप किया है। इसमें महत्वों के बारे में अगर हम जान लें तो इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ये जल्दी चार्ज हो जाता है, ज़्यादा टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हैं। चार्ज और डिस्चार्ज के समय इसमें टेम्परेचर भी कम रहता है, जैसे बैटरी कभी फूलेगी नहीं और गर्म नहीं होगी, ऐसे सब इसमें सुविधाएं हैं। सभी जगह पर उपयोग है। इसके कंपोनेंट के बारे में अगर हम चर्चा कर लें तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, करंट कलेक्टर होता है, मेम्ब्रेन होता है, ये सभी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। और इसका एक महत्वपूर्ण फ़ायदा यह भी है कि अगर इसको सोलर सेल के साथ जोड़ दिया जाए तो इसकी लागत वास्तव में बहुत कम आ जाती है, लागत कम हो जाती है। तो ये इसके फ़ायदों के बारे में जाना हमने। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। होप मिशन, वास्तव में होप मिशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर UPSC के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसमें वनडे एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये ऐसे पूछेंगे कि होप मिशन किस देश का है, तो हमें बताना पड़ेगा कि UAE का है। तो आइए इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। होप मिशन संयुक्त राज्य अमीरात का एक मिशन है जो कि मंगल ग्रह में भेजा जाने वाला है। ठीक है, अब इसको भेजेगा कौन? इसको जापान का जो स्पेस सेंटर है वो भेजेगा। और कहाँ से? तनेक्सिमा एक द्वीप है जापान में, वहाँ से भेजा जाएगा। तो तनेक्सिमा द्वीप भी आप याद रखना कि ये जापान में स्थित है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वास्तव में इस मिशन की उम्र 2 वर्ष की होगी और ये मंगल की परिक्रमा करने वाला एक अंतरिक्ष यान होगा। इस मिशन का आधिकारिक नाम अमीरात मार्स मिशन है। ऑर्बिटर को होप अथवा अल अमान का नाम दिया गया है। यह मंगल ग्रह पर पानी की उपस्थिति के प्रमाण को खोजेगा तथा जैव पदार्थों के अवशेष तथा इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि यह लाल ग्रह कभी जीवन योग्य था, इसलिए यहाँ पर जैव पदार्थों के अवशेषों का अवलोकन किया जाएगा। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानें तो यह मिशन पूरे अरब वर्ल्ड का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। मतलब एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जाने को हम इंटरप्लेनेटरी कहते हैं। अब UAE की स्थापना दिवस के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में इसको भेजा जाना है और अभी ये हाल ही में 2020 में भेजा जाएगा। अभी इसको 19 जुलाई से 21 जुलाई के मध्य भेजा जाना है। अब UAE की स्थापना कब हुई थी ये भी जान लेते। 1971 में UAE की स्थापना हुई। अब ये आप एमिरेट्स मार्स मिशन की जर्नी को देख सकते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये हमारी अर्थ से ऐसे भेजा जाएगा और ये मंगल ग्रह को ऐसे परिक्रमा करेगा। तो इस चित्र में आप ये देख सकते हैं। इसके बाद हम यूनाइटेड अरब अमीरात की लोकेशन को देख लेते हैं कि ये वर्ल्ड मैप में है कहाँ। तो ये इसके उत्तरी भाग में देखें तो फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ है। अगर देश की बात करें तो ईरान देश है। इन दोनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी है, तो हम ईरान और ओमान, ये ओमान देश है, ओमान का कुछ हिस्सा ये है। इसके बाद ये बीच में यूनाइटेड अरब अमीरात हैं। तो आइए इसमें एक पॉइंट और रह रहा है, इसमें आप ये भी देख लीजिए, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि रुब अल खली डेजर्ट या रेगिस्तान किस देश में है। तो ये कहाँ है? ये सऊदी अरेबिया में है और साथ साथ थोड़ा हिस्सा इसका यूनाइटेड अरब अमीरात में भी फैला हुआ है। तो आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर संबंधित है एक
टीके से, जिसको न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड्स कंजुगेट्स टीका कहते हैं। यह चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारतीय औषधि महानियंत्रण यानी कि DGCI ने पहली बार पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से निर्मित या विकसित इसको बाज़ार में बेचने की मंजूरी दे दी है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि इन्होंने बनाई नहीं है, इन्होंने केवल मंजूरी दी। ये मंजूरी देती है संस्थाएं दवाइयों के बारे में, लेकिन इनको बनाने का श्रेय पुणे स्थित प्राइवेट लिमिटेड मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को जाता है। अब इस टीके के बारे में कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं। यह टीका शिशुओं में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये आप याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होने वाले रोग और निमोनिया के खिलाफ टीकाकरण के अभियान में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम एक छोटी सी जानकारी जान लेते हैं, किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये किसके माध्यम से फैलता है। ये बैक्टीरिया से भी फैल सकता है, ये वायरस से भी फैल सकता है, और यह कवक आदि से भी फैल सकता है। ये आप इसको देख सकते हैं, ये वैक्सीन का फ्रंट पेज है। इसके बाद अब हिस्ट्री के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि जहाँ 3 या 4 ऑप्शन आ जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई न्यूज़ पढ़ रखी होगी, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने से पहले आप ये देख लो कि सत्य पूछा गया है कि असत्य पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। अब आपको पहले से पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ते जाना है। तो थर्ड अपन पहले पढ़ते हैं। हर्ष द्वारा 3 नाटकों की रचना की गई, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। सेकंड ऑप्शन, इसके शासनकाल में इत्सिंग चीनी यात्री आया था। फर्स्ट ऑप्शन, बाणभट्ट उसका दरबारी कवि का था। अब ये तो सबको पता होगा कि बाणभट्ट उनके दरबार में निवास करते थे। ठीक है, तो बाणभट्ट के हिसाब से ये पहला सही हो गया। अब जब पहला आपने सही कर दिया तो आप इसको काट सकते हैं। इसके बाद अब देखेंगे हर्ष द्वारा 3 नाटकों की रचना की गई। बिल्कुल सही बात है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना हर्ष के द्वारा ही की गई थी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी बाणभट्ट ने। ठीक है, तो आप ये याद रखना, हो सकता है कहीं ये क्वेश्चन आ जाए। तो इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इसके 1 और 3 ऑप्शन सही हैं। इत्सिंग इसके शासनकाल में नहीं आया था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। आइए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। हर्ष का जितना भी शासनकाल है वो बाणभट्ट के साहित्य से ही हम पहचान पाते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग जो था वो 670 ईस्वी में नालंदा से आया था। ठीक है, और वास्तव में हर्ष कब तक रहे थे? 647 ईस्वी में इनकी हार हो जाती है कि कौन से युद्ध में? नर्मदा के युद्ध में, पुलकेशन सेकंड के द्वारा। तो आप ये याद रखना कि हर्ष की पराजय किसके द्वारा हुई थी? तो कौन थे? पुलकेशन सेकंड। और कौन सा युद्ध था? नर्मदा का युद्ध। ये हर्ष के एम्पायर का मैप है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हर्ष का मैप है। और जो कन्नौज, ये मुख्य इनका शासन का एरिया था। चालुक्य भी निवास करते थे साउथ में। कलिंग, पल्लवास, चोल, चेर, पांड्य, कामरूप आसाम में था। ये आप कुछ लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ गुर्जर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सम्राट हर्ष से ही संबंधित है। सम्राट हर्ष ने बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किस स्थान पर करवाया? अब 2 सम्मेलन हुए थे, आपको याद होगा, तो ये कहाँ पर करवाया? अब अपन इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। समझ लो अपन को नहीं पता। ठीक है, तो अब राजगृह तो अपन ने देखा कि मगध के टाइम पे, मतलब कि जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी वो यहाँ पे हुई थी, तो ये थोड़ा सा अनुचित ऑप्शन लगता है, तो हम इसको काट सकते हैं। इसके बाद प्रयाग और बल्लभी। अब देखो बल्लभी, अभी अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में मैप में देखा कि बल्लभी कहाँ था? गुजरात के आसपास था। ठीक है,
तो अब गुजरात में तो उनका शासन ही नहीं था उस एरिया में, तो इसको भी हम काट सकते हैं। अब बचा प्रयाग और बादामी। अब बादामी भी साउथ का एरिया है, और हर्ष ने मतलब कि जब अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि नर्मदा के युद्ध में हर्ष की जो पराजय हुई थी वो पुलकेशन द्वितीय के द्वारा हुई थी। हर्ष का साउथ में आक्रमण करने का उद्देश्य यही था कि साउथ में अपना साम्राज्य को फैलाया जाए, और बादामी साउथ में था। जब वो हार गया तो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, तो हम इसको भी काट सकते हैं। हमें कुल मिला के लॉजिक कोई ना कोई बिठा के क्वेश्चन को सही करना है, ओवरऑल हमें सिलेक्शन लेना है। तो अब बचता है कौन सा ऑप्शन, डी। तो कन्नौज, जो कि अपन ने पिछले मैप में देखा कि ये केंद्र था, ठीक है। इसके बाद दूसरी हुई थी प्रयाग में। तो आंसर इसका ये। हर्ष वास्तव में क्या था, प्रारंभिक में शैव धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, ठीक है। ये शैव धर्म को मानते थे। इसके बाद ये बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गए, ठीक है। और बौद्ध धर्म में भी कौन सी शाखा, अब बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा होगा कि दो शाखाएं होती हैं, एक हीनयान, दूसरी महायान, ठीक है। महायान मतलब कि जो मूर्ति पूजा करते हैं। मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको जानकारी दे देता हूँ, ताकि अगर कहीं और से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए तो आप लगा सको उसको। तो महायान मूर्ति पूजा करते हैं, ये आप एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो जो हर्ष थे वो महायान के सिद्धांतों का प्रचार करते थे। इनका प्रचार करने के लिए ही इन्होंने कन्नौज में एक बौद्ध धार्मिक सम्मेलन रखा। उसके बाद प्रयाग में एक महासम्मेलन आयोजित किया। आपने कथाएं भी सुनी होंगी कि उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, ऐसे करके। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। किस देश में इस्पात बनाने की कला सर्वप्रथम विकसित हुई? तो आप सोचिए किस देश में हुई होगी, क्या मिस्र, चीन, यूनान या भारत? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। आइए इसके बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। इस्पात बनाने की कला पहले भारत में विकसित हुई थी। उल्लेखनीय है विविध साहित्यों में कि भारतीय शिल्पियों द्वारा निर्मित इस्पात की तलवार, जो कि विश्व प्रसिद्ध थी, इसकी एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक भारी मांग हुआ करती थी, भारी मांग हुआ करती थी। और आज हम देख लें कि स्टील के उत्पादन में हम किस स्थान पर हैं, ये आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आप आर्यभट्ट द एंशिएंट जीनियस, इनकी तस्वीर को देख सकते हैं। आइए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये निकालना है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला। सेकंड, इन्होंने सर्वप्रथम सूर्य और चंद्रमा के कारणों का पता लगाया। बृहद संहिता नामक पुस्तक रचना आर्यभट्ट की थी। आपको कुछ याद आ रहा है बृहद संहिता से, किसकी रचना थी ये? अगर देखो अपन ने इसको पकड़ लिया ये किसकी रचना थी, तो अपन एलिमिनेशन के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सोच लिया आपने, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं उत्तर को। ये वास्तव में बराहमिहिर की रचना थी, बराहमिहिर। अब बराहमिहिर की रचना बृहद संहिता थी, तो आर्यभट्ट की तो हो नहीं सकती, तो थर्ड ऑप्शन को हम काट देंगे। अब थर्ड कहाँ कहाँ है, ये कट गया, ये सही नहीं होगा, और ये कट गया। अब फर्स्ट अपन को नहीं भी पता, तो अपन को फर्स्ट तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट तो सही ही है क्योंकि दोनों ऑप्शन में है। तो पहला सही हो गया, त्रिभुज का नियम जानने की इन्होंने नियम निकाला था, और सर्वप्रथम सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों का भी पता लगाया। तो इसका 1 और 2 आंसर सही हो जाएंगे। तो आइए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी जान लेते हैं, ताकि क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ लिया जाए तो हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। वास्तव में आर्यभट्ट 5वीं सदी में थे। अब 5वीं सदी आप याद करिए वो कौन सा काल था प्राचीन भारत में, वास्तव में गुप्त काल हुआ करता था। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं आपको 319 AD में गुप्तों की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ, और अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने इसको ट्रिग्नोमेट्री में बदल दिया।
तो त्रिकोणमिति सबसे पहले भारत में इनके नियम बनाए गए और वो भी आर्यभट्ट ने बनाए। आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से ग्रह स्थिति की गणना की। उन्होंने बताया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होते हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होते हैं। उन्होंने अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का भी मान निकाल लिया। सोचो उस टाइम पे जब कैलकुलेटर और कंप्यूटर लैपटॉप नहीं होते थे, तब उन्होंने पृथ्वी की परिधि का मान निकाला, जो आज भी शुद्ध माना जाता है। उन्होंने बताया कि सूर्य तो स्थिर है, सूर्य अपनी जगह पे स्थिर है, लेकिन जो बाकी के ग्रह हैं ये मूव कर रहे हैं। पृथ्वी भी स्थिर है और अपनी कक्षा में ही घूमती है, लेकिन ये सूर्य के प्रति घूमती है। आर्यभट्ट की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में भी जान लेते हैं। आर्यभट्टीय, सूर्य सिद्धांतिका, दस गीतिका और तंत्र। ठीक है, और जो ऑप्शन में था वो बराहमिहिर की कौन सी रचना थी? बृहत संहिता। तो आप ये याद रखना। अपन ने इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी जानकारी ले ली। अब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत मत करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी में भी पूछा गया है, पीएससी में तो कई बार पूछा गया, और साथ साथ कुछ अदर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता रहता है ये क्वेश्चन। तो आइए ये देख लेते हैं क्या है। प्राचीन भारत का शब्द पंचतायन किससे संबंधित है? क्या ये किले के अधिकारी थे, भंडार गृह के अधिकारी थे, या ग्राम के अधिकारी थे, या नन ऑफ दीज? अब देखो, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। जैसे पंचतायन है, पंच का मतलब क्या होता है? 5। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसे चीज़ होनी चाहिए जो 5 जिसमें दिखता हो। अब इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा ऐसा कुछ, तो हम इसको काट देंगे। इसमें भी नहीं दिख रहा। अब भंडार गृह के अधिकारी, तो इसको काट देंगे, इसको भी काट देंगे। अब बचेगा कौन? डी। तो इनमें से कोई नहीं। आइए अब अपन जान लेते हैं इसकी व्याख्या को। वास्तव में पंचतायन जो है वो मंदिर निर्माण शैली है, जिसमें क्या होता है कि एक मुख्य देवता का मंदिर बीच में होता है और बाकी के 4 गौण मंदिर उसके किनारे होते हैं। ये फिगर देख सकते हैं। वास्तव में ये फिगर कितनी खूबसूरत शैली को दर्शाते हैं। ये देखिए, बीच में एक मंदिर है, मुख्य मंदिर हो गया, एक कॉर्नर में ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, और इसकी एक विशेषता और होती है कि एक ही प्लेटफॉर्म में बनाए जाएंगे। देखिए, ये एक ही प्लेटफॉर्म में बनाया गया है। वास्तव में ये कंदरिया महादेव का मंदिर देखिए, ये है, ये खजुराहो में है। कौन सा मंदिर? कंदरिया महादेव मंदिर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कला एवं संस्कृति के पोर्शन में पूछा जाता है बहुत से एग्जाम में, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ पंचतायन शैली में निर्मित मंदिरों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो यूपीपीसीएस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में दशावतार मंदिर स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना पंचतायन शैली का मंदिर है। दूसरा, कंदरिया महादेव मंदिर, ये कहाँ है? खजुराहो में, जो मैं अभी आपको इसके बारे में बता रहा था। ठीक है, और भुवनेश्वर में भी इस शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में ब्रह्मेश्वर मंदिर स्थित है। उदयपुर राजस्थान में कौन सा मंदिर है इस शैली का? जगदीश मंदिर। खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर। खजुराहो में तो बहुत सारे मंदिर इसी शैली में बनाए गए, जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर, और भी बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, और भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर काफ़ी फेमस है, तो आप ये अलग से भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, लक्ष्मण मंदिर, जगदीश मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, दशावतार का मंदिर। तो आप इनको देख सकते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको देख लो। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे, और अगर आपको ये क्वेश्चन की सीरीज पसंद आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसमें और क्या क्या ऐड किया जा सकता है और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। और इसी तरह की स्टार्ट विद प्राउड में पर्यावरण की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, और वो पूर्णतः करंट अफेयर पर आधारित है। आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए गए हैं। थैंक यू।